और शत्रु के साथ बैठा है तो फल जो है वो कमजोर हो। अब इसके बाद एक सिद्धांत है, तो पहला भाव देखिए, कुंडली का ये फर्स्ट हाउस है, ये सिंहासन है, राजा का घर। चौथा भाव, ये सुख समृद्धि का, मेंटल पीस का हाउस है। सातवां भाव, वाइफ का, लड़की के लिए हस्बैंड का घर है। 10वां, कर्म का घर, नेम और फेम का घर। तो अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखिए तो इसमें भी है, इसको बोलते हैं केंद्र स्थान वैदिक में, और इसको बोलते हैं पिलर ऑफ द कुंडली, कुंडली का पिलर है। और लाल किताब में क्या बोलते हैं, जो ये 1 4 7 10 है, ये मुट्ठी के घर, 1 4 7 10। तो आदमी जो बच्चा जो जन्म लेता है ना, तो क्या लेके आया है, ऊपर से नीचे आया, आकाश से। देखिए, आदमी जो है सो आकाश और पाताल के बीच में जो धरती है उस पे आता है बच्चा जन्म लेके। तो क्या लेके पैदा हुआ है, अगर उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो 1 4 7 10 में बेनिफिक प्लानेट होंगे। अगर पूर्व जन्म में उसके कर्म खराब है तो ये यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिक प्लानेट बैठ जाएगा। तो बेनिफिक बैठा, इसका मतलब पूरा जिंदगी ऐसो आराम से बीत जाएगा। मेलिफिक प्लानेट बैठ गया तो पूरा जिंदगी संघर्ष में बीत जाएगा। अगर मान लीजिए अगर खाली है, तो खाली है तो मतलब कुछ लेके आया नहीं है। अब अपना कर्म से इस जिंदगी में वो जो भी अर्जित करेगा, इस कर्म में, इस जन्म में अपने कर्म से अर्जित करेगा। ये है 1 4 7 10 हाउस का कंसेप्ट। तो अब ये बुध और रूह का कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुका है। एक है जो दिखता है, और रूह है जो हमारा सोल है। तो इसका कंसेप्ट का यूज कैसे होगा सो देखिए। हम कंसीडर करते हैं फिफ्थ हाउस को। तो फिफ्थ हाउस का मालिक है सूर्य, और कारक है जुपिटर। तो अब अगर बर्थ चार्ट में सपोज कीजिए, जो कुंडली में सन का जो प्लेसमेंट है, सन बैठा है 9th और 12th जुपिटर के घर में, और जुपिटर बैठा हुआ है सन के हाउस में। तो देखिए, फिफ्थ हाउस का हम एनालिसिस कर रहे हैं। कैसा एनालिसिस कर रहे हैं, जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है सन, और कारक है जुपिटर। तो अगर जुपिटर प्लेस्ड हो लियो साइन, जिसको बोलते हैं फिफ्थ हाउस कुंडली में, तो फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर हो, और सन का प्लेसमेंट कहाँ पे है, जुपिटर के घर में, मीन्स सेगिटेरियस और पाइसेस साइन। तो मतलब 9th भाव और 12th भाव। तो इस केस में क्या होगा, जो बुध और रूह दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक्सचेंज कर रहा है। तो आदमी का जो है शरीर और आत्मा का मिलन हो गया। तो पांचवा भाव का जो फल है वो बहुत स्ट्रांग मिलेगा। देखिए, फिफ्थ हाउस से अगर हम संतान सुख, एडुकेशन, एंजॉयमेंट, सब कुछ मिलेगा व्यक्ति को इस जीवन। तो कोई भी भाव का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, ये तो मालूम चल गया ना आप लोग को, किस तरह से करेंगे। सो यही कंसेप्ट हाँ, लगाना है हर भाव के लिए। ये एक, ये तो आपने एक्सचेंज बताया, राइट? ये एक्सचेंज है, यही चीज है। सपोज कीजिए हाँ। थर्ड हाउस को हमको अब देखना है, ठीक है। हम्म, हम्म। तो थर्ड हाउस का मालिक कौन है, थोड़ा मरकरी। उसका माल मरकरी, और सिग्निफिकेटर कारक है मार्स है। मार्स है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल। अब अगर सपोज कीजिए मार्स बैठ गया मरकरी के घर में, और मरकरी बैठ गया मार्स के घर में, मीन्स 1 और 8 साइन में, तो हाँ, दोनों अगर एक्सचेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्टेड है। तो इस बिल्कुल केस बिल्कुल। में दोनों का फल अच्छा मिलेगा। ठीक है। अभी देखिए, लाल किताब का कंसेप्ट क्या है, जो मरकरी अगर 8th हाउस में है, हाँ,
सबसे खराब माना जाता है, सबसे खराब है, हाँ। खराब है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो गया अब, दोनों इंटर एक्सचेंज कर लेगा ना, जब विपत आएगा तो वो अपना में आ जाएगा और वो अपना में आ जाएगा। जो कंसेप्ट हम लोग बेसिक में भी यही कंसेप्ट हाँ है, हाँ। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे है। ये अगर बन जाता है केस, तो आदमी को जो नुकसान होना है उससे बच जाता है। लेकिन आपके मरकरी मार्स अगर दोनों आठवें घर में हैं नहीं, तो दोनों आठवीं में नहीं बोल रहा हूँ ना, देखिए, हाँ। अच्छा, मार्स को रहना है 3 और 6 में। बिल्कुल। अब मरकरी हो 1 और 8 में, तो 8 में तो मरकरी का कंडीशन खराब है। लेकिन खराब है। अगर मार्स बैठ गया 3 6 में, तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटर एक्सचेंज कर रहा है। हम्म। तो इस केस में मरकरी का फल निगेटिव नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ। अगर मार्स नहीं बैठा है 3 6 में, तो मरकरी का फल तो बहुत खराब मिलेगा। माने व्यक्ति का बहुत मरकरी खराब फल देगा, बहुत परेशानी आएगा लाइफ। तो उसको बुध का उपाय करना पड़ेगा। और लाल किताब में एक कंसेप्ट है, ऋण का कंसेप्ट। मतलब जैसे आपका पूर्वज आपके लिए जो संपत्ति छोड़ के गया है, आप उसका यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर पूर्वज का कोई कर्म ऐसा है जो खराब है, पूर्वज ने किसी लेडीज का कत्ल किया है। पहले तो ये आम बात थी। जो घर में जो लेडीज आई है शादी के बाद, अगर वो कम सामान लेके आई है और खाना थोड़ा बनाने में नानुकुर कर रही है, तो उसको लोग सताता बहुत था। घर से दहेज बार बार मांगा जाता था, बाद में बहुत सारा कहानी होता था, ठीक है ना। तो लेडीज को सताया है, तो अब उस पे ऋण चढ़ गया। वो ऋण जो है सो खानदान में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते जाता है। तो मतलब लाल किताब कहती है, कर्ता कोई है और भुगतता कोई। तो इस चीज से बचने के लिए जो है सो, पितृ ऋण से बचने के लिए उपाय किया जाता है। जो खानदान के जितने भी मेंबर हैं, उस सब से कुछ कुछ इकट्ठा करके तब उसका आप कोई सामान खरीद के मंदिर में आप दे सकते हैं। तो पितृ ऋण का पहचान कैसे करेंगे? 9th हाउस होता है पिता का, सूर्य रिप्रेजेंट करता है फादर को, 5th हाउस पूर्व जन्म का संस्कार है, 8वां भाव हमारा कार्मिक हिसाब किताब लेके बैठा है। तो हम अगर ये चार को एनालाइज करके देखेंगे, जो पितृ ऋण बनता है कुंडली में कि नहीं। तो एग्जाम्पल है, देखिए, सूरज अगर 8वें भाव में पीड़ित है, 9वें भाव का बुध कमजोर है, मतलब जर जुपिटर कमजोर हो गया, तो व्यक्ति को पिता से दूरी रहेगी, भाग देर से खुलेगा, मान सम्मान में कमी रहेगा। तो पितृ ऋण से आदमी के लाइफ में ऑब्स्टेकल बना रहता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, देखिए, पक्का घर, मालिक ग्रह, उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह। देखिए, पहला घर में सूरज होगा उच्च, पहला घर में शनि है नीच। अब सूरज है पहला घर में उच्च, उसके सामने में 7th हाउस है, तो 7th हाउस में देखिए शनि हो गया उच्च।